नमस्कार। धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के एक प्रकरण परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी कि संख्याओं के विभिन्न ग्रुप होते हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये संख्याओं के ही ग्रुप है। उनमें से एक है परिमेय संख्या, जो आपके सिलेबस में है, उसका आपको अध्ययन करना है। तो परिमेय संख्याओं में हम क्या पढ़ेंगे वो आज देखेंगे। परिमेय संख्याओं में सबसे पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में देखते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा पीछे बताई थी, आज दोबारा देख लो। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q कभी भी वहाँ पर शून्य नहीं हो सकता। यदि Q शून्य होता है तो यह स्थिति गणित के लिए और सभी के लिए अपरिभाषित हो जाती है, इसलिए कभी भी Q शून्य नहीं हो सकता। बट्टे में यदि शून्य आ जाएगा तो उसे अनंत भी लिखते हैं। अनंत का अर्थ होता है कि अपरिभाषित है, जिसे सुगमता से परिभाषित न किया जा सकता हो वह अनंत कहलाता है। तो यहाँ पर Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता। P/Q में लिखना है लेकिन Q शून्य नहीं होगा। तो जैसे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं यहाँ पर 2/5, 4/5, 6/1000 या और कोई। यहाँ पर P और Q दोनों आपके पूर्णांक संख्याएं होती है। वो धनात्मक पूर्णांक भी होती है, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकती है, लेकिन Q शून्य नहीं हो सकता। बस इतना ही आपको मनाही है, और तो सारा आप पूर्णांक में ले सकते हो P और Q को। ठीक है, आगे है इनका विकास क्यों हुआ, इनका आविष्कार क्यों किया गया है। जैसे आपने देखा, पहले प्राकृत संख्याएं, बाद में पूर्ण संख्याएं, बाद में पूर्णांक संख्याएं। इनमें किसी न किसी संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे प्राकृत संख्याओं से यदि आप पूर्ण संख्याओं में आते हो तो वहाँ पर योज्य तत्समक, जिसे शून्य बोलते हैं, शून्य को सम्मिलित किया जाता है। उसी प्रकार आप यदि उससे आगे पूर्णांक संख्याओं पर विचार करते हो तो यदि पूर्ण संख्याओं के अंदर हम किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम, सभी संख्याओं का योज्य प्रतिलोम को सम्मिलित कर देते हैं तो वह पूर्णांक संख्याओं में आ जाता है। इसी प्रकार आगे है परिमेय संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में यदि गुणात्मक प्रतिलोम शामिल कर देते हैं तो आपकी परिमेय संख्याएं आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि परिमेय संख्याओं में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान रहता है, इसलिए परिमेय संख्या किसी भी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम को डिफाइन करने के लिए जरूरी है। दूसरा है दो पूर्णांकों के मध्य की संख्या लिखना। यदि हमें 3 और 4 के मध्य कोई संख्या लिखनी है, 1 और 2 के मध्य कोई संख्या लिखनी है, 0 और 1 के बीच में कोई संख्या लिखनी है, तो हमें परिमेय संख्या का उपयोग करना पड़ेगा, या फिर अपरिमेय संख्याओं का उपयोग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य संख्या लिखने के लिए परिमेय संख्याओं का उपयोग करना पड़ता है। किसी पूर्णांक संख्या का अनवा भाग ज्ञात करने के लिए, किसी भी संख्या का मान लो 2 का अनवा भाग ज्ञात करना है, 2 का 100वां भाग ज्ञात करना है तो आपको 2/100 लिखना पड़ेगा। यदि 3 का 100वां भाग ज्ञात करना है तो 3/100 लिखना पड़ेगा। और मान लो कि आपको किसी के टुकड़े करने हैं तो भी उसमें भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने के लिए आपको परिमेय संख्याओं का नॉलेज होना जरूरी है। अगला है कुछ समीकरण के हल लिखने के लिए। कुछ ऐसी समीकरण भी होती है जिनके हल बट्टा के रूप में आते हैं, उन्हें भी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। देखो, एक है परिमेय संख्या और एक है भिन्न। परिमेय संख्या और भिन्न में इतना अंतर है कि भिन्न हमेशा धनात्मक होती है, जबकि परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। ऋणात्मक परिमेय संख्या और धनात्मक परिमेय संख्या दोनों होती है, इसलिए भिन्न हमेशा धनात्मक होगी, जबकि परिमेय संख्या क्या होती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। इसके अंदर कुछ समीकरणों के हल, जैसे मान लो ये समीकरण है ax +
बी, तो इसका ये समीकरण है, तो इसका हल आ जाएगा x बराबर माइनस बी बटे ए। तो ये एक परिमेय संख्या है। और इसी प्रकार मान लो आपको लिखना है 3x प्लस 5 बराबर 0, इसका हल लिखना है, तो ये आ जाएगा x बराबर 5 बटे 3, माइनस के अंदर आ जाएगा माइनस 5 बटे 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार आप लिख सकते हो कि जो परिमेय संख्या है उसमें किसी भी संख्या को बट्टा के रूप में लिखते हो और वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ये दोनों किस में शामिल होगी? परिमेय संख्याओं में शामिल होगी। अब हम आगे परिमेय संख्याओं के योग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको अंश बट्टे हर, यानी आपको अंश और हर पहचानना पड़ेगा। तो इसमें पहली परिमेय संख्या है, इसमें यहाँ पर अंश है, यहाँ पर हर है। तो ऊपर वाला अंश होता है, कोई भी परिमेय संख्या अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जाती है। जैसे भिन्न लिखी जाती है वैसे ही परिमेय संख्या भी लिखी जाती है, लेकिन भिन्न में क्या होता है कि वह धनात्मक होती है, जबकि परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले इनमें अंश और हर को पहचानना आना चाहिए। तो पहली संख्या में यहाँ पे 1 अंश है और 8 हर है। दूसरी संख्या में 3 अंश है और 4 हर है। तो सबसे पहले हमें हरों का एलसीएम लेना है, यानी हमें 8 और 4 का एलसीएम लेना है। 8 और 4 का एलसीएम लेने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। तो गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर हम 8 और 4 का साथ में गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1 और 1। अब इनका एलसीएम जो यहाँ पर गुणा के रूप में आपको संख्या प्राप्त होती है 2 इंटू 2, तो हम इसे सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 8। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों हरों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने पर उस एलसीएम को यहाँ पे नीचे की तरफ लिखना है। जैसे यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले पहली संख्या का अंश लिखना है, तो पहली संख्या का अंश आ जाएगा। फिर गुणा के अंदर आपको पहली संख्या के हर का भाग देना है इस एलसीएम के अंदर। इस एलसीएम के अंदर भाग देंगे तो 8 के अंदर 8 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। बाद में आपको प्लस लिखना है। आगे आपको दूसरी संख्या का अंश लिखना है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या का अंश 3 आ जाएगा। फिर आपको वही प्रक्रिया करनी है कि इसके गुणा में आपको लिखना है दूसरी संख्या के हर का भाग दे के एलसीएम में भाग देने पर यह आ जाएगा 2। जैसे 8 के अंदर यदि 4 का भाग देते हो तो वह कितना जाता है? 2। अब इसे सोल्व करना है, तो सोल्व करने पर ये 1 इंटू 1 सबसे पहले गुणा सोल्व होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बट्टे में 8। तो अब ऊपर वाले को जोड़ सकते हैं, तो ऊपर वालों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 7 बट्टे 8। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आप परिमेय संख्याओं को जोड़ के 1 बट्टे 8 और 3 बटा 4 को जोड़ के 7 बट्टे 8 लिख सकते हो। यह आपका आंसर है। इसी प्रकार आप घटाव भी कर सकते हो। घटाव करने के लिए यहाँ पर चिन्ह माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। 1 में से 6 जाएगा तो -5 बच जाएगा, तो घटाव का चिन्ह हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 बट्टे 8। तो ऐसे घटाव भी कर सकते हो और जोड़ भी कर सकते हो। तो जोड़ और घटाव करने के लिए आपको एलसीएम लेना जरूरी है, जबकि गुणा और भाग में अलग प्रक्रिया होती है। तो जोड़ और घटाव करने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर ये प्रोसेस दोहरानी पड़ेगी, तभी आप उसका जोड़ और घटाव कर सकते हो। अब आपको ये गृह कार्य भी करना है। गृह कार्य में आपको निम्न परिमेय संख्याओं को जोड़ के
लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 1/2 में 3/4 को जोड़ना है, एलसीएम लेके आपको जोड़ना है, इसमें 2 और 4 का एलसीएम लेना है, फिर आगे जोड़ के आपको जो उत्तर आता है वो लिखना है। इसी प्रकार इसमें 7/2 और 3/6 को जोड़ना है, इसमें 2 और 6 का एलसीएम आ जाएगा और आगे की प्रोसेस करके उत्तर निकाल लोगे आप। तीसरा क्वेश्चन है 5/9 और 6/5, इसमें आपको 5/9 और 6/5 को जोड़ना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और 5 का एलसीएम लेना है और फिर जोड़ के आंसर लिखना है। चौथे क्वेश्चन में आ जाएगा 2/7 और 8/4, इसमें 7 और 4 का एलसीएम लिख के आपको फिर आगे की प्रोसेस करके जोड़ के उत्तर लिखना है। धन्यवाद।